बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 का पार्ट जो है वो हम 20 करने जा रहे हैं, पार्ट 20। और इसके अंदर जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा टॉपिक है हमारा? बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस कर चुके, और जो है वो बॉन्ड लेंथ को भी डिस्कस कर चुके, सेल्फ असेसमेंट साथ साथ जो मिल रहे हैं वो भी हम देख चुके। अब जो है वो तीसरा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा बॉन्ड कैरेक्टर है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। केमिकल बॉन्ड की हमारे पास दो ही क्लासेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा का पूरा एक एटम से दूसरे एटम में, जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र का सिस्टम नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। अब जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको पहले में। कौन सी हमारे पास? सोडियम क्लोराइड को देख लीजिए, ठीक है। सोडियम के एटम को अगर हम देखते हैं ना, सोडियम का एटम जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है। क्लासिकल ड्राइंग अगर हम इसकी करें पुरानी वाली, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम के आ जाएंगे ऑक्टेट रूल के मुताबिक, और तीसरे शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी तरह अगर क्लोरीन को देखें तो इसके पास, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के आ जाएंगे। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन दे के उसके बाद जो इसका शेल बचेगा दूसरा वाला, उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्टेट इस तरह से दोनों का ही मुकम्मल हो जाएगा, क्लोरीन का भी और सोडियम का भी। सोडियम का क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल होगा, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके, ये यहाँ आ गया, इसको मैं कलर कर देता हूँ ये आ गया, ठीक है। और जब सोडियम ये दे देगा नज़दीक आके, सोडियम और क्लोरीन के एटम नज़दीक आएंगे और ये लेन देन जब हो जाएगा, तो अब सोडियम की पोजीशन कुछ ये होगी कि सोडियम के पास तीसरा शेल ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया। अब दूसरा शेल बच गया, उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह सोडियम का भी ऑक्टेट मुकम्मल, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल, और क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। लेकिन ये मुकम्मल करने के सिलसिले में दोनों के पास पोजीशन क्या हुई कि अब जो सोडियम की पोजीशन है वो ये है कि सोडियम एक आयन बन चुका है। आयन ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर ना हो। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 रह गए हैं और प्रोटॉन इसके पास 11 हैं। प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये पोजीशन है सोडियम की क्लोरीन से मिलने के बाद, इलेक्ट्रॉन 1 देने के बाद। अब सोडियम की ये पोजीशन है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन 11 हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्रोटॉन जो है वो अब ज़्यादा हो गया है, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है सोडियम के पास उसके इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, और इसीलिए वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे शो करेगा प्लस या +1, एक ही बात है, इस तरह से ऊपर, जिसको हम चार्ज कहते हैं। ये +1 चार्ज, ठीक है। क्लोरीन की पोजीशन पहले ये थी, इलेक्ट्रॉन 17 थे और प्रोटॉन भी 17 थे, किससे? सोडियम से मिलने से पहले। लेकिन सोडियम के मिलने के बाद
इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब जो है वो क्लोरीन की पोजीशन क्या हो गई है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं और प्रोटॉन 17 है। समझ में आ रही है बात आपको? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक नेगेटिव चार्ज अब इसके पास क्लोरीन के पास ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस या -1 एक ही बात है, ये चार्जेस जो है वो आ जाएंगे। इसकी पोजीशन इस तरह से बनेगी, प्लस एंड माइनस। नॉर्मली हम सोडियम क्लोराइड के ऊपर जब लिखते हैं तो प्लस और माइनस लिखते नहीं हैं, अंडरस्टूड है, ये हमें पता होता है इस बात का कि इसके ऊपर +1 है और इसके ऊपर -1 है। तो ये अंदर की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी। और इनके दरमियान बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से बना है, इसलिए ये बॉन्ड कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। अब चलते हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। हम इसके आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं ना। कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान होती है शेयरिंग। इसकी मिसाल मैं आपको इससे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के हमारे पास जो है वो एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए पहला शेल कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए पहला शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहले शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इनकी पोजीशन मिलने के बाद कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये H2 का मॉलिक्यूल बन गया। ये हाइड्रोजन का एटम जो है इसने भी अपना पहला शेल कंप्लीट कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से। और इस वाले हाइड्रोजन के एटम ने भी, शेयरिंग का फ़ायदा ही ये होता है कि एक एटम के पास जो चीज़ है वो ही दूसरा एटम भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेन देन का सिस्टम नहीं होता कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन ही दे दिया, ये लो भाई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन के एटम का है ये अभी इसके पास भी है, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है ये भी इस वाले हाइड्रोजन एटम के इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो हाइड्रोजन का एटम है इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन एटम को नहीं दिया, बल्कि ये अपना इलेक्ट्रॉन नज़दीक लेके आ गया है ताकि मैं ये खुद भी उसको इस्तेमाल करेगा और दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी उस इसके इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी कि दोनों के पास जो है, दोनों ही एटम जो है वो इस पेयर को इस्तेमाल करेंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ये, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है वो इक्वल शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है। एग्जैक्टली ऐसा ही जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में भी होगा, ऐसा ही जो है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में भी होगा। इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर आप HCl के मॉलिक्यूल को देखें, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बना हुआ है। कैसे? इस हाइड्रोजन को देखें, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है। इस क्लोरीन को देखें, इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 है, अभी मैंने बनाया था। तो क्लोरीन का एटम पहले बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फाइनली 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एटम को देखें तो इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ड्यूप्लेट को मुकम्मल करने के लिए, पहले शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन जो है नज़दीक आएगा इस तरह से, और इस तरह से ये बन जाएगा HCl। समझ में आ रही है बात आपको? अब ज़रा रिकॉल कीजिए, मैंने सोडियम क्लोराइड का आपको बताया था, अभी बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया था, चला गया था। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पर क्या पोजीशन है, यहाँ पर ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन क्योंकि बड़ा एटम है, क्लोरीन क्योंकि बड़ा एटम है, वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा। दोबारा सुन लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए। क्योंकि क्लोरीन का एटम बड़ा एटम है, हाइड्रोजन का एटम छोटा एटम है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच के कौन रखेगा? ये क्लोरीन का एटम रखेगा। ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यानी कि लगभग तकरीबन ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले ही लेगा।
यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट ट्रांसफर वाली पोजीशन है, ऑलमोस्ट ट्रांसफर वाली पोजीशन है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में तो हम ऑलमोस्ट का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम कहेंगे 100% ट्रांसफर हो गया है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पर लेन देन का चक्कर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग हुई है। ये हाइड्रोजन के पास भी है इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन के पास भी है। इसी तरह क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास भी है और हाइड्रोजन के पास भी है। लेकिन वही बात, क्लोरीन का एटम बड़ा है, ठीक है, पावरफुल है, ये इस पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। क्लोरीन, ये मैं लिख रहा हूँ इसी सेंटेंस को, इसी तरह आप लिख लीजिए, क्लोरीन अट्रैक्ट्स एंड शिफ्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स itself more than हाइड्रोजन एटम। यानी कि क्लोरीन का एटम जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट्स एंड शिफ्ट्स, अट्रैक्ट करके रखेगा और अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, मोर देन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा। आपने ये देखा था सोडियम क्लोराइड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया था सोडियम से क्लोरीन की तरफ, तो चार्जेस अपीयर हुए थे, इसके ऊपर +1 चार्ज आया था, इसके ऊपर -1 चार्ज आया था। ये फुली ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फुली ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र मतलब ये कह सकते हैं कि 90% ट्रांसफ़र हो ही गया है, 10% ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र वाली पोजीशन हो, 90% ट्रांसफ़र वाली पोजीशन हो, इसमें 90% हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये पेयर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया दूसरे एटम की तरफ, और सिर्फ 10% जो है यहाँ पर शेयरिंग वाला सिस्टम रह जाता है, ठीक है। 90% ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला चक्कर है और 10% जो है वो शेयरिंग वाला चक्कर है, 10% जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला चक्कर है। तो अब डेफिनेटली चार्जेस यहाँ पर भी अपीयर होंगे, लेकिन कंप्लीट चार्जेस तो अपीयर नहीं होंगे, इनको हम कहेंगे पार्शियल चार्जेस जो है वो अपीयर होंगे, पार्शियल चार्जेस जो है वो अपीयर होंगे। पार्शियल का मतलब होता है, पार्शियल वर्ड पार्ट से निकला है और पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, और हिस्सा जो है वो किसी मुकम्मल चीज़ का होता है, ठीक है भाई। तो पार्शियल चार्जेस पार्ट से निकला है, या आप कह सकते हैं इसको इनकम्प्लीट चार्जेस, जो 100% चार्जेस ना हो, जो 100% चार्ज ना हो, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा। इस तरह का ये बनता है, ये एस की तरह का यूं करके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, यूं यूं, इसको हम सिग्मा कहते हैं। तो इसके ऊपर प्लस सिग्मा और इसके ऊपर माइनस सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम लिखते नहीं हैं, ये भी हम लिखते नहीं, जैसे सोडियम क्लोराइड में हमने कोई +1 -1 कभी देखा आपने लिखते हुए, नहीं लिखते, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन जो है ये सिर्फ बताने के लिए, आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, नो डाउट कोवेलेंट बॉन्ड ज़रूर बना है, लेकिन 100% कोवेलेंट नहीं बना। ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बना है जो 90% आयोनिक बॉन्ड है और 10% कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने अभी बताया कि 90% इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है क्लोरीन की तरफ, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है क्लोरीन की तरफ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर यकीनन जो है वो आयोनिक कैरेक्टर आएगा, आयोनिक कैरेक्टर आएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र का मतलब ही क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन शेयरिंग भी हुई हुई है, तो 10% शेयरिंग हुई हुई है, 90% जो है वो ट्रांसफ़र वाला सिस्टम बन रहा है।
तो यहाँ पर अब हम इसको कहेंगे कि ये HCl के दरमियान एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है। तो हेडिंग आपको समझ में आई, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये वो किरदार है कोवलेंट बॉन्ड का जिसमें बावजूद ये कि कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन इसमें आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास इसी तरह के बॉन्ड को जो है हम एक नाम भी देते हैं, हम कहते हैं इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पिछली वीडियो में मैं पोलर वर्ड और पोल को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखा था, इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम्स में बनते हैं। ठीक है, सिवाय कुछ डिफरेंट एटम्स को छोड़ के, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीनों एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर बना हुआ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये नॉन पोलर है। यहाँ पर पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? इस क्यों का जवाब आपको मैं जब दूंगा जब मैं आपको ये क्या है वो हमारे पास डाइपोल मोमेंट, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास बॉन्ड की, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब ये मैं बताऊंगा। बहरहाल इस आयोनिक कैरेक्टर का बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर क्या ताल्लुक है? देखें, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को ही अभी तक डिस्कस कर रहे हैं हम, बॉन्ड कितना मजबूत है। हमने इसके हवाले से देखा कि बॉन्ड की मजबूती का ताल्लुक जो है वो एनर्जी के साथ भी है, बॉन्ड एनर्जी के साथ भी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ भी है कि जितनी ज़्यादा आपको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ रही है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा मजबूत है। और इसको फिर हमने डिस्कस किया था कि ये इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह जो है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनका साइज़ भी है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तादाद भी है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरी हमने एक चीज़ देखी थी, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि आया वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। इससे भी आपको बॉन्ड की मजबूती का पता लगता है कि बॉन्ड मजबूत है या कमज़ोर है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो पोलर है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है, समझ जाइए उसकी वजह से उसका जो बॉन्ड बनेगा ना वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड जो बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए, HCl के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे वो वीक होंगे। ठीक है, उनको ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ होगा वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ होगा। समझ आ गई बात? और अल्टीमेटली बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ताल्लुक बॉन्ड लेंथ से भी है। इसको भी साथ साथ ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पोलैरिटी मौजूद है, आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है बना हुआ इसके अंदर, तो यकीनन इसके अंदर बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी मैंने आपको समझा दिया ये क्या है। अच्छा, अब जो है वो क्या ये पोलैरिटी जो है या आयोनिक कैरेक्टर जो है, पोलैरिटी या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है किसी एटम के पास, क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं भाई। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने सोडियम क्लोराइड के अंदर देखा कि क्लोरीन का एटम जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों ज़्यादा पावरफुल है सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन का एटम, और HCl के अंदर जो है वो क्लोरीन का एटम, यहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है।
ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये एक पावर है, ताकत है। क्या हो रहा है इस ताकत से, इस पावर से? क्या हो रहा है? ये किसके पास है? ये एटम के पास है। ये पावर क्या कर रहा है? एटम अपनी इस पावर से अट्रैक्ट करके रख रहा है, खींच के रख रहा है। अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्ससेल्फ, अपनी तरफ उसको खींच के रख रहा है, टूवर्ड्स इट्ससेल्फ, टूवर्ड्स इट्ससेल्फ। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस केस के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है भाई, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो है आप जो है वो, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, अब इसको मिटाता हूँ मैं और आपको वैल्यूज़ में जो है वो समझाता हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं EN से लिखता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर पूरा जो है यही एग्जाम्पल दी गई है और यहाँ पर आपको ये बताया भी गया है। मैं लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ें तो मुझे अब याद हो नहीं सकती। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयोडीन के मुकाबले में। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और आयोडीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है। ठीक है भाई। उसके बाद कार्बन और सल्फर को देखें, कार्बन एंड सल्फर को देखें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, 2.5। ठीक है, कार्बन और सल्फर से ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? ब्रोमीन की। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है और ब्रोमीन से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन और क्लोरीन की है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 3। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। ठीक है भाई। और नाइट्रोजन और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है 3.5 और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है 4.0। फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रही है बात आपको? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी आप जो है वो किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? ये भी अभी मैं बताता हूँ आपको। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्ट्रोंगर द बॉन्ड, स्ट्रोंगर द बॉन्ड। मिसाल के तौर पर HCl के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। क्लोरीन की कितनी है? 3.0। डिफरेंस का मतलब ये है कि आप माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 3.0 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? ये नेगेटिव। मैं जवाब में नहीं लिखूँगा, ठीक है ना। मैथमेटिकली तो नेगेटिव में जवाब आएगा, लेकिन मैं नेगेटिव में नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव समझाना आपको मकसद नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि फ़र्क कितना है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो 3 में से माइनस करेंगे 2.1 तो 0.9 का डिफरेंस आएगा, 0.9 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी मिसालें हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और मिसाल देख लें, कौन सा है? अगर क्लोरीन के साथ जो है वो आयोडीन और इसको देखें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है इससे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है HI। अब ये क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है तो हाइड्रोजन का कितना है? 2.1
माइनस आयोडीन का कितना है 2.4। तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो यहाँ पर 2.4 में से 2.1 निकाल दें तो 0.3 जो है वो बचता है, 0.3। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या है हमारे पास 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज़्यादा है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके मुकाबले में। वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिर्फ 0.3 आ रहा है। समझ में आ गई भाई बात। तो ये भी मैंने आपको साथ बता दिया। और कोई ख़ास बात है यहाँ पर जो कि आपको बताने वाली है नहीं, तकरीबन सारी ही चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, अगर सपोज़ करें कि दो एटम्स का, एक और पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ वो भी साथ ही बता दूँ, अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ही देख लीजिए आप, ये कार्बन है और सल्फर है, कार्बन एंड सल्फर, अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम आ जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे कि कार्बन और सल्फर को देखें तो कार्बन में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और सल्फर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 16 है, 16 है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सल्फर में 32 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 और उसके बाद फिर ये 8 और उसके बाद कितने बच गए, ये 16 में से 2 और 8 10, 6 बच गए, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ये बन गया सल्फर। अब आप खुद देख लीजिए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बड़ा जो है वो एटम होगा, कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना छोटा एटम होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो दो एटम्स की, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उन एटम्स के साइज को देखना है। जितना बड़ा एटम होगा उतना ही जो है वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गई ये बात, जितना ज़्यादा बड़ा एटम होगा उतना ही ज़्यादा वो मजबूत बॉन्ड बनाएगा। तो इससे भी आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन और सल्फर अगर किसी के साथ मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, और सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यकीनन कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इसका मिसाल के तौर पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की और सल्फर डाइऑक्साइड की अगर एक ही जैसी निकल आती है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि किसके अंदर जो है वो बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर या मीथेन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर। इसके लिए आप फिर एटम का साइज देखेंगे कि जिस मॉलिक्यूल के पास बड़े एटम हैं उसके अंदर जो बॉन्ड जो बना होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन ये बड़े बड़े एटम्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ये छोटे एटम हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा एज कंपेयर टू दिस, कि यहाँ पर बड़े एटम हैं तो यहाँ पर जो है वो बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा, अगर तो दोनों मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है तो। ठीक है भाई, ये सारी काम की बातें मैंने बता दी आपको। इन्हीं में से MCQs बनते हैं। लेक्चर को अच्छी तरह सुना करें, अगर एक दफ़ा समझ में नहीं आए तो दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी पॉइंट में मिस नहीं करता, ठीक है। तकरीबन सारी चीज़ें ही इसके अंदर बता देता हूँ। उसके बाद हमारे पास में सेल्फ असेसमेंट है, ये भी ज़रा देख लें। कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है।
इसमें कह रहा है कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, यहां पर इसने दो बताया, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात आपको? तो सिग्मा बॉन्ड जो है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ओरली, सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। वजह क्या है इसके अंदर, ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है, इन चीज़ों को हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है इस बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में, जबकि इसके अंदर जो है वो लेस ओवरलैपिंग होती है, लेस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है पाई बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो दोनों में से किसके अंदर बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से, पाई बॉन्ड जो है वो लेस ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ये वीक बॉन्ड होगा। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास HCl है, यहाँ पोलैरिटी है, अभी बताया जा चुका है कि पोलैरिटी है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास H2 इसकी मिसाल है, O2 इसकी मिसाल है, N2 इसकी मिसाल है, और भी मिसालें हैं हमारे पास, आयोडीन के भी मिसाल है, आयोडीन के 2 एटम भी मिलते हैं, क्लोरीन के 2 एटम भी मिलते हैं, फ्लोरीन के 2 एटम भी मिलते हैं, ब्रोमीन के 2 एटम भी मिलते हैं, सब में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। लेकिन इन सब के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलैरिटी नहीं है। इसकी वजह से इसमें जो बॉन्ड बना हुआ होगा वो इतना मजबूत बॉन्ड नहीं होगा, और हम थोड़ी ही एनर्जी को इस्तेमाल करके इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरे फैक्टर्स को भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। कौन कौन से? एटम के साइज, उसको भी ज़रा चेक कर लीजिए, सिर्फ पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी से मसला हल नहीं होगा, एटम का साइज भी चेक करें, ठीक है। और एटम्स के दरमियान सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद यानी कि बॉन्ड ऑर्डर को भी ज़रा आप चेक कर लें, उससे भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो पता लगती है। सिर्फ यही नहीं कि आप पोलैरिटी देख के मुतमईन हो जाएं कि नहीं भाई ये तो वीक है और ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर वीक बॉन्ड होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, नहीं, आप ज़रा दूसरी चीज़ों को भी चेक करें कि एटम का साइज़ वगैरह कम है या ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 20 हो चुका, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 3 हो गया। ये वाला जो हमारे पास आखिरी पार्ट है जिसमें हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, इसके नीचे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, और उसके बाद जो है सेल्फ असेसमेंट मौजूद है। ये डाइपोल मोमेंट के हवाले से मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, मैं इसमें खुल के बात नहीं करूंगा, ये मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि इसमें खुल के बात करूंगा तो बहुत तवील वीडियो बन जाएगी। क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से गेन करना है तो फिर आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत खुल के समझाया उसके अंदर। समझ में आ रही है बात? नहीं मिल रही वीडियो तो यूट्यूब सर्च बार पे लिखिए ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, बाय रटना नहीं समझना है, वो आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है और कौन सी वीडियोज़ हैं, और बस यही देख लेंगे तो काफ़ी है, इसमें काफ़ी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको ये जो है ना इसको समझने में मज़ा आएगा, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब,
ओनली शेयर।